मनीष साहब, कितना डेंट होगा एमआईएम के प्रत्याशी उतारने से, कितना डेंट होगा आप लोगों के गठबंधन को? पहले तो एक निवेदन आपसे करूंगा कि जब मैं अपनी बात कह रहा हूं तो बीच में मत रोका करिए। मैं पिछली बार जीडीपी को लेकर बात कर रहा था, आपने उस बात को घुमा दिया, तो बहुत आदर के साथ निवेदन है, ऐसा मत किया करिए। दूसरी बात, रही बात एमआईएम की, देखिए वो एक स्वतंत्र दल है, वो भी चुनाव लड़ेगा, किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। मेरा इस पर कोई मेरी इस पर टिप्पणी नहीं है। वो यहाँ चुनाव लड़ने यूपी में आए हैं, वो जहां जहां लड़ना चाहते हैं वहां से चुनाव लड़े। ये जनता को तय करना होगा कि वो किसको वोट देना चाहती है। जनता को तय करना होगा कि उसको सामने तमाम मसले खड़े हैं, युवाओं के सामने, महिलाओं के सामने, किसानों के सामने, उन्हें तय करना होगा कि वो उन मुद्दों पर वोट देंगे या फिर जाति, धर्म या जो भाजपा जो माहौल बनाना चाहती है धार्मिक आधार पर, उस पर वोट देंगे। ये तो जनता को तय करना होगा। तो सबका स्वागत है जो चुनाव लड़ना चाहेगा। ठीक है संजय चौधरी साहब, आप लोग भी आरोप लगाते रहे कि भाई मुस्लिमों की स्थिति दयनीय हुई है सियासत की वजह से, वोट बैंक के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जाता रहा, और वही बात एमआईएम भी कहती है, वही बात एमआईएम कहती है कि भाई मुस्लिमों से वोट ले लिया लेकिन मुस्लिमों को वो हक नहीं दिया अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने, अपने शासनकाल में या फिर शासनकाल के बाद। तो क्या आपको लगता है कि मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा? देखिए, हम तो बात करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, हम इसी मूल पर बात करते हैं। हम वो लोग नहीं हैं कि जो बात करते हैं पीटीए की और पीटीए के प्रत्याशी नहीं उतारते, तो उन्हीं राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय महासचिव जैसे सलीम शेरवानी इस्तीफा देकर चले जाते हैं। आप याद कीजिए, बिहार में एमआईएम के जो प्रत्याशी जीते थे उनको किसने अपने राजनीतिक दल में ले लिया था? तो ये तो विपक्ष के अंदर मुस्लिम वोटों को लेकर मुझको लगता है कि संघर्ष है। लेकिन अब प्रदेश का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। इसका उदाहरण है कि रामपुर में भारतीय जनता पार्टी का पसमंदा प्रत्याशी चुनाव जीतकर आया। मैं समझता हूं कि सबका साथ सबका विकास निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, उसके आधार पर जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होगी, और किसी भी देश के अंदर किसी भी मुसलमान के साथ कोई भेदभाव नहीं है। सबको योजनाओं का लाभ मुझको लगता है कि जिस प्रकार ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ भ्रष्टाचार से मुक्त के आधार पर मिल रहा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मुसलमान बड़ी संख्या में आगे आकर और एक बार फिर से 400 पार की सरकार तीसरी बार मोदी जी की बनाकर दिखाएं। विश्वात्मा जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, अगर विधानसभा चुनाव के नजरिए से देखें, विधानसभा चुनाव में भी एमआईएम ने कोशिश की थी लेकिन वहां पर बहुत सकारात्मक नतीजे नहीं सामने आए, तो आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में भी जो कोशिश, राजनीतिक दल है तो ठीक है, वो कहीं भी सियासत कर सकती है, कहीं पर भी चुनाव लड़ सकती है वो पार्टी, लेकिन आपको लगता है क्या कि ये बिखराव होगा, वोटों में बिखराव होगा? दिखाई देते हैं कि वो जानते हैं कि हमें कहाँ वोट देनी चाहिए, और वो अक्सर पैटर्न देखा गया है कि वो सर आपकी अनम्यूट कीजिए, कुछ प्रॉब्लम है आपकी आवाज में, शायद म्यूट कर रखा है आपने स्काइप। अभी आवाज ठीक है हमारी? जी सर, कहिए कहिए। अच्छा, मेरे को बिल्कुल नहीं लगता है कि एमआईएम को मुसलमान फेवर करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो एक ही पॉलिसी अपनाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान जो कर रहा होगा उसको वो वोट देंगे। एमआईएम नहीं कर रहा हो इसलिए वो नहीं करेंगे, लेकिन एमआईएम को चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है। और हमारे यहाँ बहुदलीय लोकतंत्र के अपनाने की वजह ही यही है कि जिससे वोटरों को बांटा जा सके, उसे बखेरा जा सके, टुकड़े टुकड़े किया जा सके। ये बहुदलीय लोकतंत्र का उद्देश्य ही होता है, और उस उद्देश्य का शिकार गरीब भी हुए हैं। उनकी 75 पार्टियां हो गई, 80% लोग आर्थिक रूप से परेशान हैं, लेकिन सभी दल उनकी बात उठाते हैं लेकिन उनके साथ न्याय नहीं करते। यही मुसलमान भी उसके शिकार है। तो इसमें कोई एमआईएम उसकी शिकार हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहां तक रह गई विपक्ष की बात, विपक्ष भी भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए बातें तो करता है, लेकिन उसने भी भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीतियों से हट करके कोई ऐसी बात नहीं रखी जो भाजपा हजम न कर सके और वो काउंटर करने में कामयाब हो जाए 24 के इलेक्शन में। तो ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी को स्वीप करने का एक रास्ता मिल गया है।
एक बीजेपी बड़ी आक्रामक है परिवारवाद को लेकर, और बड़ी समस्या है कि जो अपोजिशन है वो एक ही परिवार के कई लोगों को टिकट देना पड़ता है, क्योंकि उनकी मजबूरी है कि परिवार से उतरेंगे तो जीतने के चांस ज्यादा है। लेकिन जितने जीतने के चांस होंगे, भाजपा को उतनी ज्यादा हमला करने का मौका मिलेगा। तो एक तरह से पार्टी अभी बन नहीं पाई। जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो परिवारों के दलदल में फंसी हुई हैं। उनका विजन, उनका उद्देश्य, उनका कैडर, उनकी ट्रेनिंग, उनका नहीं। विश्वात्मा जी, दरअसल विडंबना ये भी है क्या कि जो राष्ट्रीय दल है, जिन्होंने सबसे ज्यादा वक्त तक जिस दल ने देश पर राज किया, वो ऐसे दलों के सामने नतमस्तक दिखाई दे रही है, ऐसी पार्टी। मेरे को लगता है कांग्रेस ने इससे अपना नुकसान किया है। होता यह है कि कांग्रेस, ये केवल उसके पास एक ही फार्मूला है कि जो पार्टी सबसे ज्यादा दिखाई पड़े उसके साथ जुड़ जाओ, लेकिन उस पार्टी की छवि कितनी खराब है ये कांग्रेस कैलकुलेट नहीं करती है। तो इसलिए कांग्रेस सुसाइड करने के नाम पर चली जाती है, ऐसा अलायंस करती है कि बाकी लोग नाराज हो जाते हैं। अब एक आदमी से कोई आदमी नाराज है प्रदेश में, एक पार्टी से, कांग्रेस। चलिए मनीष जी को भी आवाज दे दीजिए, मनीष जी की भी आवाज दे दीजिए। हाँ विश्वास जी, कहिए आप दौर में आप लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, एक तरफा बातें। यही अजीत पवार को लेकर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये 70,000 करोड़ के घोटाले के दोषी है, और 2 दिन बाद उनको सत्ता में शामिल कर लिया और उनको मिनिस्टर बना दिया। कैसी कैसी बातें आप लोग करते हैं भाई। हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर जांच चल रही थी, फिर वो उनकी भाजपा में शामिल हो गए तो ठीक हो गए। आप लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। यही ओपी राजभर जी कहते थे कि मैं योगी जी को मठ में भेज दूंगा, फिर उनको शामिल कर लिया। ये क्या है। नीतीश कुमार को लेकर अमित शाह जी ने क्या क्या कहा था, और नीतीश कुमार, विश्वात्मा जी तो कह रहे हैं परिवारवाद का जिक्र कर रहे हैं, वो आप कुछ और बातें कह रहे हैं मनीष जी। बिल्कुल। परिवार क्या राजनाथ सिंह जी का परिवार नहीं है क्या? अनुराग ठाकुर क्या परिवार सत्ता में नहीं है? ऐसे नहीं, परिवारवाद की परिभाषा जो है प्रधानमंत्री ने इस बार तो संसद में भी खुल करके बता दी। संजय जी कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं आप आपके परिवारवाद और इनके परिवारवाद में? परिवार मेरा तेरा परिवारवाद नहीं, परिवारवाद होता है क्या? इस देश में 100 से ऊपर परिवार है, जिसमें 40 के आसपास ज्यादा भाजपा में होंगे, जिनके लोग सत्ता में हैं। तो आप मोदी जी नई परिभाषा कर दे तो उनकी परिभाषा थोड़ी बांध दी जाएगी। संजय जी की आवाज नहीं आ रही, संजय जी की आवाज देखिए। संजय जी कहिए। जो कहती है फिर उसी के साथ खड़े हो जाती है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में नारा लगाया था कि 27 साल यूपी बदहाल, और उसके बाद कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ ही समझौता कर लिया। ये कांग्रेस हर जगह अपने स्थापित मुद्दों के खिलाफ उसी राजनीतिक दल के पास चली जाती है। ये पूरा प्रदेश देख रहा है। देखिए, भविष्य का कोई विजन नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है जो मोदी जी के खिलाफ खड़े होकर राष्ट्रीय नेतृत्व की बात कर सके। विपक्ष के पास कोई ऐसा नहीं है, नेता नहीं है जो दुनिया में भारत की शान को और आगे बढ़ा सके। ऐसा कोई विपक्ष में नेता नहीं है जो मोदी जी के समकक्ष खड़े होकर देश को प्रेरित कर सके। मुझे लगता है कि इसी आधार पर जो चुनाव होने वाले हैं वो बिल्कुल साफ हैं। आदिल साहब आ रहा। उसके पास नीतियां नहीं है और उसके कोई कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रमों के आधार पर कोई विरोध नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के विरोध के आधार पर ये गठबंधन बना रहे हैं। 8 महीने पहले कहा था कि हम इतने मजबूत नहीं है कि मोदी जी को अकेले हरा पाए, इसलिए गठबंधन। ठीक है आदिल साहब, उसके बाद नेहा जी कहना चाह रही है कुछ। आदिल साहब जल्दी से, छोटा क्योंकि थोड़ा वक्त कम बचा है। सिंह सर सुनिए कि सलीम शेरवानी क्यों चले गए, स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों चले गए, इमरान मसूद को अखिलेश ने किस तरीके से बेइज्जत किया। अभी एक फुरकान नाम का श्यामली में एक आदमी को मारा गया। अखिलेश तो कभी ट्वीट नहीं करते, एक मुद्दे पर बतला दीजिए अखिलेश यादव कभी बोले हो। सैफई में मुजफ्फरनगर किसके वक्त हुआ, और रिवर फ्रंट का घोटाला को बचाने के लिए बीजेपी से अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। बीजेपी इनको क्यों नहीं, अभी तक बीजेपी भी उतना ही दोषी है अखिलेश को छोड़ी हुई रिवर फ्रंट के घोटाले में। भ्रष्टाचार में तो पूरा यादव परिवार है, वही तो अभी तक भेज रही है। आपको खबर नहीं मिली, अभी क्यों भेज रही है सर 7 साल हो गया, अभी तक क्यों बीजेपी इसको रोकी हुई है? अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि यूपी देना चाहते हैं अखिलेश यादव। अरे बहन जी जैसी शख्सियत तो इंडिया गठबंधन नहीं रखता है। बदरुद्दीन अजमल साहब नहीं रख रहे, ओवैसी साहब नहीं रहेंगे, छोटू भाई वासवा साहब नहीं रहेंगे, तो क्या गठबंधन? मनोज पांडे और इससे चलाएंगे गठबंधन? राजा भैया के साथ अखिलेश चलाएंगे गठबंधन? ना मुसलमान मुद्दे पे बोलेंगे, ना मुसलमान को एमएलसी बनाएंगे, ना राज्यसभा देंगे। क्या रैयत है क्या कोई सैफई में? हाँ, मुजफ्फरनगर के कौन इस बात का सबसे बड़ा है? छोटा सा कमेंट। आपको उत्तर प्रदेश की नॉलेज ही नहीं है।
कुंदन जी, इनको बस कराइए, क्या क्या बोले जा रहे हैं। कहिए नेहा जी जल्दी से, वक्त थोड़ा कम है। महिलाओं के लिए आरक्षण के अंदर आरक्षण मांगने वाली पहली पार्टी समाजवादी पार्टी है, जिसने अल्पसंख्यक पिछड़ी महिलाओं को भी आरक्षण मांगा उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े नारे और वादे लेकर के आई थी, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं कर पाया। किस बात पे ये कहते हैं कि मोदी जी का विरोध नहीं, उनकी नीतियों का विरोध है। ठीक है, थोड़ा वक्त कम है विश्वास जी। आखिरी सवाल कुछ शब्दों में मैं चाहता हूं, कुछ लाइन में अगर आप समेट सके तो। अभी मौजूदा स्थिति में चुनावी रणनीति और उस रणनीति पर अमल करते हुए कौन सी पार्टी आपको दिखाई दे रही है और किसे एज मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है विश्वात्मा जी? देखिए, ये केवल मुझे नहीं दिखाई दे रही है, ये आपको भी दिखाई दे रही है और जो राजनीति में है उनको भी दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने की स्थिति में दूसरे लोग नहीं हैं, वो तो अपना घर संभालने में लगे हुए हैं। इसलिए समस्या ये है कि बीजेपी के खिलाफ पहले तो पार्टी बननी चाहिए। पार्टी की परिभाषा में विपक्षी दल आ ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए समस्या ये है कि जैसे अभी अभी हमारी बहन बोली कि उन्होंने मुसलमानों के लिए आरक्षण मांगा, उन्होंने गरीबों के लिए क्यों नहीं मांगा? प्रश्न ये है कि समाजवादी पार्टी समाजवाद के लिए है, मुसलमान के लिए तो नहीं है। तो आपका नाम जो है, आप गरीबों के लिए रिजर्वेशन मांगते, कोटा में कोटा, गरीबों की जितनी जनसंख्या भारी है उतना संसद में रिजर्वेशन हो, वो उतना विधानसभा में हो, सरकारी नौकरियों में हो। समाजवादी पार्टी ये मांग नहीं उठाती है, वो मुसलमानों की बात उठाती है और उस पर कहती है कि हमने उठाया, इसीलिए उसको लोग कहते हैं कि ये मुस्लिम पार्टी है। वो समाजवादी पार्टी मुस्लिम पार्टी से समाजवादी पार्टी बनने की कोशिश करेगी तो भारतीय जनता पार्टी का जरूर नुकसान कर पाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में चल रही है, उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक भी चर्चा होगी और उत्तर प्रदेश में क्या नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, पुराने चेहरों का टिकट काटा जाएगा, अगड़ों को टिकट मिलेगा, पिछड़ों को टिकट मिलेगा, नए चेहरों को टिकट मिलेगा, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक का, बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।